Hello students, it's Anuradha ma'am here. Welcome to my YouTube channel Make Concept Easy. आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12th अकाउंटेंसी के चैप्टर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यू करते हुए मैं एक्सप्लेन करूंगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पूरा वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना ताकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कोई भी की पॉइंट आपका मिस ना हो। देखो ये जो चैप्टर है चैप्टर 1 एनपीओ ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम सीबीएसई में ये 10 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। तो अगर आप फुल कंसंट्रेशन के साथ मेरा वीडियो लेक्चर्स देखते हैं तो 10 मार्क्स तो मैं आपके पक्के करवा दूंगी। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ये बेस वीडियो लेक्चर है, जरूर देख लेना क्योंकि ये मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए, इसलिए प्रीवियस वीडियो लेक्चर भी आप फुल कंसंट्रेशन के साथ स्टार्टिंग से एंड तक पूरा वीडियो लेक्चर देखना। आज मैं आपको बता रही हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड सारे की टर्म्स। देखो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता क्या है। Income and expenditure account is similar to profit and loss account being made by profit organizations। देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बिल्कुल सेम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस प्रिपेयर करते हैं। आप लोगों ने 11th क्लास में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सोल प्रोप्राइटरशिप में सीखा था कि किस तरह से एक सोल प्रोप्राइटर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करता है, किस तरह से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं और सारी इनकम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। इसी तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी हम सारी एंट्रीज पास करेंगे। क्लियर? Next point is it is a nominal account, hence rule of nominal account is followed while preparing it। देखो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये नॉमिनल इन नेचर है। इस अकाउंट का नॉमिनल नेचर है क्योंकि ये बिल्कुल सेम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। तो जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट के रूल फॉलो किए जाते हैं। क्या रूल है नॉमिनल अकाउंट के? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के और सारे इनकम और गेन हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्योंकि ये नॉमिनल इन नेचर है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट रिकॉर्ड्स ऑल आइटम्स ऑफ रेवेन्यू नेचर ओनली एंड ऑल आइटम्स ऑफ कैपिटल नेचर आर इग्नोर्ड। देखो जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम्स को ही कंसीडर करते हैं। यहाँ पर सिर्फ रेवेन्यू आइटम से रिकॉर्ड किए जाते हैं। जो भी आइटम कैपिटल नेचर के हैं उन्हें हम रिकॉर्ड नहीं करते, उन्हें इग्नोर किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल amount received from sale of machinery will not be recorded but profit earned or loss incurred on this sale will be recorded। देखो हम एक मशीन बेच रहे हैं, मशीन बेचने पर जो भी अमाउंट हमें रिसीव हो रही है उस अमाउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन अगर उस सेल पर हमें कोई प्रॉफिट मिल रहा है या फिर कोई लॉस हो रहा है तो उस अमाउंट को हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज इट डज नॉट हैव ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक। देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ना ही ओपनिंग कैश बैलेंस होता है और ना ही क्लोजिंग कैश बैलेंस होता है। जैसे जब हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो हम स्टार्टिंग करते हैं ओपनिंग बैलेंस से और हम फाइंड आउट करते हैं क्लोजिंग बैलेंस, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दोनों ही ओपनिंग और क्लोजिंग कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस नहीं होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। देखो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये कभी भी कैश बेसिस पर प्रिपेयर नहीं होता, ये हमेशा एक्रूअल बेसिस पर प्रिपेयर होता है। एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या होता है? इनकम इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्न्ड, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड।
हम सेल को उसी टाइम रिकॉर्ड कर लेते हैं जब हम इसे अर्न करते हैं, ना कि हम जब कैश रिसीव करते हैं। इनकम को हम जब रिकॉग्नाइज करते हैं जब हम सेल करते हैं, कभी भी कैश रिसीव होने के बाद हम एंट्री पास नहीं करते। इसे मैं एक एग्जांपल से समझा रही हूँ। सपोज X सोल्ड गुड्स ऑफ ₹20,000 ऑन 20th Feb एंड रिसीव्ड कैश ऑन 27th April। देखो X ने गुड्स कब बेची है? गुड्स बेची है 25th Feb को, लेकिन उसको कैश मिला है 27th April को। तो क्वेश्चन अराइज होता है, क्या इस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में? तो इसका आंसर है यस, दिस ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड बिकॉज वी रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन ऑन एक्रूअल बेसिस। देखो इसे मैं आपको समझाती हूँ। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, यानी 1 अप्रैल और 31 मार्च के बीच में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सारे ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल ईयर में। तो यहाँ पर सेल कब हुई है? सेल हुई है 25th Feb को और हमारी क्लोजिंग है 31st मार्च को। देखो क्लोजिंग से पहले ही सेल हो चुकी है। क्लोजिंग थी 31 मार्च को, लेकिन सेल कब हुई है? सेल हुई है 25th Feb को। तो इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा क्योंकि हम एक्रूअल बेसिस का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। हमने जिस समय सेल की है उसी समय हम इनकम को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, क्योंकि उस समय हम इनकम अर्न कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम कैश कब रिसीव कर रहे हैं, इस चीज को हम कंसिडर नहीं कर रहे। या हम कैश रिसीव कर रहे हैं 27th अप्रैल को, यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन हमने इनकम रिकॉग्नाइज की थी 25th Feb को, तो ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा। इसे हम कहते हैं एक्रूअल बेसिस। क्लियर? समझ में आ गया एक्रूअल बेसिस क्या होता है? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमेशा एक्रूअल बेसिस के बेस पर ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। कैश रिसीव होता है कि नहीं होता है, इस चीज को कंसिडर नहीं किया जाता। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज it records all income and all expenses of current period only. All items relating to previous year or next year are excluded. देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सारी इनकम और सारे एक्सपेंसेस करंट पीरियड के ही कंसिडर किए जाते हैं। यहाँ पर प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर को कंसिडर नहीं किया जाता। अब हमारा करंट ईयर कौन सा है? करंट ईयर है 2022-23। तो 2022-23 से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो सारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड होंगे, ना ही 21-22 के ट्रांजैक्शन और ना ही 23-24 के ट्रांजैक्शंस को यहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा। क्लियर? Next point is all adjustment items like depreciation, outstanding expenses, prepaid expenses, accrued income are taken into consideration while preparing it. जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह से बनाते हैं। उसमें हम डेप्रिसिएशन भी दिखाते थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी, एक्रूड इनकम भी। तो इस तरह से सारे एडजस्टमेंट के आइटम को यहाँ कंसीडर किया जाता है जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तब। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज the purpose of income and expenditure account is to find out surplus or deficit which is transferred to capital fund in the balance sheet. Closing balance reveals surplus or deficit. If credit side exceeds debit side, it is surplus. If debit side exceeds credit side, it is deficit. देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रिपेयर करने का मेन एम क्या है? हमें यहाँ पर सरप्लस और डेफिसिट फाइंड आउट करना है। जो भी सरप्लस और डेफिसिट हमें मिलता है उसे हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल फंड में या तो ऐड करते हैं या फिर उसे डिडक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। अगर हमें सरप्लस मिलता है तो हम कैपिटल फंड में उसे प्लस कर देंगे और अगर हमें डेफिसिट मिलता है तो हम उसे कैपिटल फंड में से माइनस कर देंगे।
ये आप ध्यान रखना, क्योंकि हमेशा सरप्लस या डेफिसिट को कैपिटल फंड में ही जोड़ा जाता है या फिर उसे माइनस किया जाता है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। क्लियर? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर को जब हम बनाते हैं तो हम फाइंड आउट करते हैं या तो सरप्लस या फिर डेफिसिट, और ट्रीटमेंट इन दोनों का होता है कैपिटल फंड के साथ। यहाँ पर हमें जो सरप्लस और डेफिसिट मिलता है वो हमेशा क्लोजिंग बैलेंस से रिवील होता है। क्लोजिंग बैलेंस हमेशा या तो सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा। सरप्लस हमें कैसे मिलेगा? देखो, अगर क्रेडिट साइड यानी इनकम साइड ज्यादा है एक्सपेंडिचर साइड से, डेबिट साइड से, तो वो हमेशा सरप्लस होता है। लेकिन अगर डेबिट साइड यानी एक्सपेंडिचर साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से, इनकम साइड से, तो वो हमेशा डेफिसिट होगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। अब देखो, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स बता रही हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, जो स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ, तो डेफिनेटली 100% आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट राइट बनाएंगे। इसमें मिस्टेक के चांसेस बहुत कम होंगे अगर आप स्टेप्स फॉलो करेंगे तो। फर्स्ट स्टेप आती है, डोंट टेक ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक गिवन इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। देखो, जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में से बनाते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया होता है कैश और बैंक का। तो आप कभी भी ओपनिंग और क्लोजिंग कैश और बैंक बैलेंस को मत लेना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्योंकि ये अमाउंट हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस दिखाएंगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस। तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में कभी भी कैश और बैंक बैलेंस को नहीं लिखा जाता है। ये इसकी फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप है, टेक ओनली रेवेन्यू आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, इग्नोर आइटम्स ऑफ कैपिटल नेचर। जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर कर रहे हैं तो सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स पर फोकस करना, कभी भी कैपिटल नेचर के आइटम मत लेना। अगर आप कैपिटल नेचर के आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख देंगे तो डेफिनेटली आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको इनकम और एक्सपेंसेस जो भी लिखनी है वो सिर्फ रेवेन्यू नेचर की लिखनी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। नेक्स्ट स्टेप इज ट्रांसफर इनकम ऑन क्रेडिट साइड and expenses on debit side of income and expenditure account। देखो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से जब आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप इनकम को ट्रांसफर करना क्रेडिट साइड में और एक्सपेंसेस को ट्रांसफर करना डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट होगा। यानी जब आप इनकम ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमेशा क्रेडिट साइड में ही ट्रांसफर करेंगे। देखो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। रिसीट एंड पेमेंट में आपको इनकम मिलेगी डेबिट साइड, उसे आप ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड में, और रिसीट एंड पेमेंट में एक्सपेंसेस आपको मिलेगी क्रेडिट साइड, उसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड में। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप इज take items of current period only, ignore preceding और succeeding period। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट पीरियड को ही कंसिडर किया जाता है। यहाँ पर प्रेसिडिंग यानी प्रीवियस ईयर और सक्सेडिंग यानी फ्यूचर ईयर, नेक्स्ट ईयर को कंसिडर नहीं किया जाता। कोई भी अमाउंट प्रेसिडिंग ईयर या सक्सेडिंग ईयर से रिलेटेड है उसे हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं, उसे हम कंसिडर नहीं करते। कोई भी आइटम प्रेसिडिंग और सक्सेडिंग पीरियड का नहीं लिया जाता इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। नेक्स्ट स्टेप इज मेक एडजस्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्रूड आइटम एंड डेप्रिसिएशन। देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नॉन कैश आइटम के लिए भी एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन है, आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, एक्रूड है। तो ये सारे एडजस्टमेंट्स भी आप वैसे ही करेंगे जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते थे 11th क्लास में। नेक्स्ट स्टेप इज डिटरमाइन सरप्लस और डेफिसिट इन इनकम एंड expenditure account. If credit side is more than debit side, it is surplus. If debit side is more than credit side, it is deficit.
लास्ट में आप क्या करेंगे, लास्ट में आप टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद आप डिटरमाइन करेंगे कि आपको सरप्लस मिल रहा है या डेफिसिट मिल रहा है। अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से तो हमेशा सरप्लस होगा, और अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से तो हमेशा डेफिसिट होगा। क्लियर? तो ये 6 स्टेप थी इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करने की। अगर सारे स्टेप्स आप फॉलो करते हैं तो 100% आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट राइट बनेगा। क्लियर? अब मैं आपको बता रही हूं स्पेसिमेन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखो, जब भी आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये सारे कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे अकाउंट तक। इसके बाद आप स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड। जो आपको ईयर एंडेड क्वेश्चन में दिया है वो ईयर एंडेड यहां लिखेंगे, और फॉर द ईयर एंडेड ये लिखेंगे स्मॉल लेटर्स में। क्लियर? इसके बाद डेबिट साइड आप सारे एक्सपेंडिचर्स दिखाएंगे और क्रेडिट साइड आप सारे इनकम्स दिखाएंगे। ये सारे इनकम और एक्सपेंडिचर आप ट्रांसफर करेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से। अब देखो, डेबिट साइड में आप कैसे स्टार्टिंग करेंगे, हमेशा 2 से स्टार्टिंग करेंगे। इसके बाद आप रेवेन्यू पेमेंट्स दिखाएंगे। रेवेन्यू पेमेंट में बहुत सारी पेमेंट्स हो सकती है, जैसे सैलरी है, रेंट है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, इंटरेस्ट है। मैंने यहाँ पर लिया है सैलरी। सैलरी से रिलेटेड सपोज आपको क्वेश्चन में 2-3 एडजस्टमेंट्स भी दे रखे हैं, तो आप कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, जो सैलरी की अमाउंट आपको रिसीट एंड पेमेंट में गिवन है वो अमाउंट आप यहां लिख देंगे। इसके बाद अगर प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल की पेमेंट हमने इस साल की है तो उसे आप लेस कर देंगे, इस अमाउंट को आप लेस कर देंगे। अगर नेक्स्ट ईयर की पेमेंट हमने इस साल की है तो इसे भी आप लेस कर देंगे। अगर करंट ईयर की पेमेंट आउटस्टैंडिंग है यानी करंट ईयर की पेमेंट बकाया है तो इसे आप ऐड कर देंगे, और प्लस माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगी उसे आप आउटर कॉलम में यहां लिखेंगे। क्लियर? ये हो गया रेवेन्यू पेमेंट से रिलेटेड। देखो, रेवेन्यू पेमेंट में जरूर कोई ना कोई आइटम आपको मिलेगा और उसके साथ आपको एडजस्टमेंट भी दिए होंगे कि इतनी अमाउंट प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग थी, ये अमाउंट करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है, या फिर एडवांस पेमेंट है इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर। इस तरह के आइटम्स आपको जरूर क्वेश्चन में गिवन होंगे। डेबिट साइड में आप जो भी एडजस्टमेंट के आइटम है वो सारे दिखाएंगे, जैसे डेप्रिसिएशन है, फिर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है, तो इस तरह के आइटम अपीयर होंगे डेबिट साइड में। क्लियर? अब देखो, अब मैं आपको बता रही हूं क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में आप सारी रेवेन्यू इनकम दिखाएंगे। रेवेन्यू इनकम जब आप दिखाएंगे तो आप बाई वर्ड से स्टार्टिंग करेंगे, यहां हमेशा बाई आएगा। अब देखो, सपोज मैंने सब्सक्रिप्शन लिया है तो सब्सक्रिप्शन की जो अमाउंट आपको रिसीट एंड पेमेंट में गिवन है वो अमाउंट आप लिख देंगे। इसके बाद अगर आपको क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स दिए हैं सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट, तो आपको 100% क्वेश्चन में गिवन ही होंगे, जरूर आएंगे सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट्स। सब्सक्रिप्शन पर मैं आपको पूरा वीडियो लेक्चर डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। अब तो मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूं कि कैसे आपको एडजस्टमेंट्स करने हैं। देखो, अगर सब्सक्रिप्शन में आपको पिछले साल की इनकम इस साल मिली है तो आप इस अमाउंट को लेस कर देंगे। अगर नेक्स्ट ईयर की इनकम एडवांस में ही पे कर दी है तो इसे आप लेस कर देंगे। अगर करंट ईयर की इनकम आउटस्टैंडिंग है यानी एक्रूड इनकम है, इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड है, तो इसे आप ऐड कर देंगे, और प्लस और माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगी इसे आप आउटर कॉलम में यहां दिखाएंगे। क्लियर? समझ में आया? अब इनकम साइड में और भी अदर इनकम्स आएंगी, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है, फिर जैसे एंट्रेंस फीस है, डोनेशन फॉर जनरल पर्पस है, तो बहुत सारी इनकम आएगी। वो आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगी कि कौन से आइटम हमें यहां लिखने हैं। अब देखो, फाइनली जब आप टोटल करेंगे दोनों साइड का, तो जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा वो टोटल आप दोनों साइड लिख देंगे। और सपोज अगर आपकी इनकम साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है,
तो आप लिखेंगे टू सरप्लस। टू सरप्लस में आप लिखेंगे जो भी डिफरेंस आएगा वो आप यहां लिखेंगे इफ क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से तो वो हमेशा सरप्लस होता है, ठीक है। और सपोज एक्सपेंडिचर साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, यानी डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, तो हमेशा आप लिखेंगे बाय डेफिसिट। जो भी डिफरेंस की अमाउंट आएगी वो आप यहां लिख देंगे। तो आपको या तो क्वेश्चन में सरप्लस मिलेगा या डेफिसिट मिलेगा, इन दोनों में से एक मिलेगा। अगर आपको क्वेश्चन में सरप्लस मिलता है तो आप कैपिटल फंड में सरप्लस को ऐड कर देंगे, और अगर आपको क्वेश्चन में डेफिसिट मिलता है तो कैपिटल फंड में से डेफिसिट माइनस हो जाएगा बैलेंस शीट में। ये आगे का प्रोसेस है, ये आप बैलेंस शीट बनाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने के लिए पूछा गया है तभी आप डेफिसिट और सरप्लस के अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट में, अदरवाइज आप क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ देंगे, आगे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे। क्लियर? तो इस तरह से बनाएंगे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एनपीओ में और आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। क्लियर? देखो, किसी तरह की कोई भी क्वेरी हो एनपीओ से रिलेटेड आप मुझे कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि पूरा चैप्टर मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। अब मैं आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग समझाऊंगी, इसके बाद मैं आपको सब्सक्रिप्शन समझाऊंगी, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो सारी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, और फाइनली मैं आपको पूरे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करके बताऊंगी कि किस तरह से आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। प्लीज लाइक माय वीडियो लेक्चर, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल, और नोट्स के लिए आप ज्वाइन कर लेना मेरे टेलीग्राम ग्रुप को। ये लिंक है मेरे टेलीग्राम ग्रुप का। थैंक यू सो मच।